दे आर ओवर वैल्यूड और उनको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप तीनों कैटेगरीज में देखें, मिड, स्मॉल और लार्ज में भी, अगर हम पिछले एक साल के देखें जहां पे हमने अर्निंग्स के बारे में काफी डिबेट करा है कि अर्निंग स्लो डाउन है, तो उसमें मिड कैप एज अ कैटेगरी आउटस्टैंड करता है। लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल से देखें कि, और जैसा मैं देखता हूँ अपने पोर्टफोलियोज में, पोर्टफोलियो आरओईज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, राइट? बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो किसी भी बिजनेस का ROEs resonates with their share prices, right, over the medium to long term. If I say that हमारी इकोनॉमी में नॉमिनल GDP जो आज की अगर हम देखें तो 10-11% के, शायद वो 11-12% हम मान सकते हैं आगे चल के, तो उस हिसाब से हमको 14-15% काइंड ऑफ रिटर्न आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सबके बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर आलोक सिंह, जो बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के तौर पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस को लीड करते हैं। मिस्टर आलोक ने ICFI बिजनेस स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो एक CFA भी हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में 24 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उनके पास डोमेस्टिक और ओवरसीज इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फंड मैनेज करने का काफी रिच एक्सपीरियंस और इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने करियर के दौरान मिस्टर आलोक ने स्टेला फंड परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड्स भी जीते हैं। उनकी सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट में से एक है कंपनी के AUM को अप्रैल 2012 में 100 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 12,000 करोड़ तक पहुंचाना। इससे पहले मिस्टर आलोक UTI बैंक, विच इज नाउ एक्सिस बैंक, और BNP पारिबा असेट मैनेजमेंट में भी काम कर चुके हैं। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again. I'm Namrata Arora and आज हमारे साथ for the very first time we have with us Mr. Alok Singh, जो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। एंड आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। आप पहली बार हमारे शो पे आ रहे हैं, सो वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात। Thank you, Namrata. Thank you for inviting me. I think it was a good surprise that you guys wanted to have interaction with us. I look it as a positive from your side. Thank you. Thank you so much. Thank you. आलोक जी, तो हमने ना आज आपके लिए बहुत सारे सवाल लाइन अप किए हैं एंड आई थिंक आज हमारे हर पॉडकास्ट का एक थीम होता है। तो आज व्हाट आई थॉट वी शुड हैव एज अ थीम इज कि जब हम म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते हैं एज इन्वेस्टर्स, एक ट्रू परफॉर्मेंस जो होती है म्यूचुअल फंड की, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए। जनरली इन्वेस्टर्स रिटर्न्स को देखते हैं, बट उसके बियॉन्ड हम आज देखेंगे और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग सारे क्वेश्चंस, बट काफ़ी क्वेश्चंस जो है मेरे इस थीम के अराउंड होंगे। बट हाँ जी, बट लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है जैसे हमने देखा है कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं। निफ्टी 50 हैज़ टच्ड रिकॉर्ड हाई। तो इस सिनारियो में आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या हायर कैश एलोकेशन AMCs रखती हैं, या फिर दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे बहुत सारा पैसा एक्विटीज़ में डिप्लॉय किया जाता है। लाइक एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी आपका स्ट्रैटेजी क्या रहता है इन जनरल? देखिए, हर एक फंड हाउस और हर एक फंड विद इन फंड हाउस का फिलॉसफी और फंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि आप किस टाइम पे कितना कैश जनरेट करते हो। उसका कारण ये है कि अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, राइट, जिससे आपको एक एस्टिमेटेड जो आपका एक्सपोजर है, जैसे अगर आप मान लीजिए स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में आपका एक्सपोजर बने, राइट। अब अगर फंड मैनेजर उसमें उससे डिविएट करता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका एलोकेशन है वो आपको राइट एक्सपोजर नहीं दे पाता है, राइट। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो अब हालांकि इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो वो बात आती है कि फंड मैनेजर एज एन एक्टिव फंड मैनेजर शुड बी, मतलब उसको ये करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल।
तो इस पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी विरोधाभास है। कुछ लोग देखते हैं इसको कि कंप्लीट एक्सपोजर बेसिस पे कि भाई हम फंड, जब इन्वेस्टर ने फंड में इन्वेस्ट किया तो उसका ऑब्जेक्टिव एक तरीके का एक्सपोजर लेना था और हमको वो एक्सपोजर देना चाहिए, चाहे बाजार ऊपर हो चाहे बाजार नीचे हो। दूसरा एक्टिव की तरफ है, तो उसमें मतलब एक तरीके से कुछ कंसेंसस ड्रॉ करना कि फंड मैनेजर्स 52 वीक हाई पे बेचेंगे ही बेचेंगे और 52 वीक्स लो पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और बात करें कि क्या ये 10-20% का कैश राइट होना या ना होना आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि नहीं करता है। तो अगर आप देखो तो ये वाला ना, इसका ये जो स्मॉल है जिसका न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। क्योंकि अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसमें फंड मैनेजर काफी एग्रेसिव कैश कॉल लिया और उसने ना 25% कैश जनरेट किया, राइट। इन अ वे अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है इन अ फॉलिंग मार्केट, राइट। तो आइडियली उस फंड को आउट परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर बाजार उसने 25% जनरेट किया फंड में और उसके बाद बाजार मान लीजिए 20% ऑन एवरेज करेक्ट हुआ, तो हर एक कुछ तो बाजार में 20% गिरने नहीं वाला है। कुछ 10% गिरेगा, कुछ 30% गिरेगा, ऑन एवरेज 20% है। अगर बाकी के 75% पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर ने जो एलोकेशन करा था वो 30% वाला ज्यादा था, तो आपने भले ही 25% कैश रखा हुआ है लेकिन आपका पोर्टफोलियो फिर भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो जब भी हम पोर्टफोलियो को देखते हैं तो हमें ना ओवरऑल रिस्क फ्रेमवर्क के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि परसेंटेज ऑफ कैश और कितना डिप्लॉय किया। देयर कैन बी अ सिचुएशन कि मैं फंड में 100% डिप्लॉयड था लेकिन मेरे फंड में 10% गिरने वाले स्टॉक ज्यादा थे, तो मैं विदाउट एनी कैश भी आउट परफॉर्म करूंगा। तो ये एक मिथ है मार्केट में कि नहीं फंड मैनेजर शुड कीप कैश एंड, और ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस में ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी भी इन्वेस्टर को इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लीव इट टू द फंड मैनेजर। शायद वो कुछ पोर्टफोलियो रीजगिंग कर रहा हो, उसकी वजह से कैश जनरेट हुआ हो, नॉट नेसेसरी कि उसने कॉल लिया है। तो इस वजह से मतलब जो आपका सवाल था कि ये कहना कि फंड मैनेजर शुड बी डिप्लॉइंग और शुड नॉट बी डिप्लॉइंग, आई थिंक इसके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और मतलब जैसे आपने एक फंड मैनेजर फंड को चूज किया है वेरियस पैरामीटर्स पे, आई थिंक बियॉन्ड दैट यू शुड लीव इट टू देयर विजडम एंड सी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वेदर दे आर मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। I also think that शायद fund managers cash इसलिए भी रखते होंगे to really deploy it at times of market correction, right? कि जब market correction है तो that's the time I would probably use a part of that cash to buy better stocks at a better valuation. दोनों चीजें हैं। देखिए एज अ फंड, ओपन एंडेड फंड, यू आर ऑलवेज हैविंग परचेजेस एंड रिडम्पशंस, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत कैश तो उसकी वजह से ही रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल कौन रिडीम करेगा और किन कारण से करेगा और कितना करेगा। Exactly. राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कैश तो रखना पड़ता है। दूसरा, हाँ मतलब आप थोड़ा सा ड्राई पाउडर तो रखते ही हो, क्योंकि जैसे आपकी ही जो पोर्टफोलियो में आपने जो स्टॉक लिए हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट एब्रेशंस जो होते हैं कभी कभी आपको उसमें टॉप अप करने को मिले, राइट। जैसे आप कभी कभी एब्रेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करते हो, तो वो सारी चीजें हैं। कुछ नया आइडिया आया तो उसके लिए आप कैश रखते हो। तो अमूमन अगर आप देखोगे तो किसी भी पोर्टफोलियो में 4-5% कैश होना
एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। हाँ, अगर वो 10-15% होता है तो उसका कारण हो सकता है कि या तो फंड मैनेजर को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है इसलिए उसने कैश रखा हुआ है, या वो कुछ गिरावट महसूस कर रहा है इस वजह से उसने रखा हुआ है, या फिर उसने कहीं पे प्रॉफिट बुक किया है और वो डिप्लॉय करना चाहता है। वो जो उसने प्रॉफिट बुक किया वो 29 तारीख को किया, 30 तारीख की फैक्ट शीट में 15% दिख रहा था और उसने 2 तारीख को डिप्लॉय कर, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आई थिंक 4-5% इज अ वेरी वेरी नॉर्मल अमाउंट। ओके ओके। सो आलोक जी, आई थिंक अब थोड़ा ना एक कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में बात करते हैं, विच इज़ मिड कैप फंड्स। आई डू थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है, ग्रोथ भी मिलता है अलॉन्ग विद यू नो सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स, एंड वी ऑल्सो नो कि यू नो एट बैंक ऑफ इंडिया AMC आपने अभी रिसेंटली अपना मिड कैप फंड भी लॉन्च किया है। सो प्लीज टेल अस कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो मिड कैप एज अ कैटेगरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है, और एक इन्वेस्टर को मिड कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जैसा आपने बोला कि मिड कैप में बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलता है। बिजनेसेस टिपिकली बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं और काफ़ी सारे टाइम पीरियड और साइकिल्स उन्होंने देखे होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने में आसानी होती है कि इस सेक्टर की क्या सिक्लिकलिटी है, क्या न्यूआंसेस हैं, तो उस हिसाब से एक आप फ्यूचर के बारे में कॉल ले सकते हो। एट द सेम टाइम वो कंपनीज इतनी भी बड़ी नहीं हुई होती हैं कि उनकी ग्रोथ टेपर ऑफ होने लगे, राइट? तो वो बेसिकली जैसे जो एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी बिजनेस की, कि आप एक नेसेंट स्टेज में हो, आप एक स्टेबल और ग्रोथ फेज में हो, और फिर आप मैच्योर्ड स्टेट में हो। तो जो बीच वाला है वो सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है जी, राइट। नॉट ओनली जब वो रिवॉर्ड ज़्यादा है तो उसमें रिस्क एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फेलियर्स भी ज़्यादा होते हैं, Sure. इसलिए उसकी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। बट हाँ, एक मैच्योर्ड बिजनेस जो कि लार्ज कैप्स होते हैं उनसे कम होती है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑन रिस्क रिवॉर्ड बेसिस दे आर ऑफरिंग अ गुड आउटकम, तो ये किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट होता क्या है कि हम लोग क्योंकि रिटर्न्स को ज़्यादा चेज करते हैं, तो कभी कभी द portfolio allocation goes for a toss, and a large portion get exposed, and since as I said कि इसमें risk element भी है, क्योंकि बिजनेस में ऑब्सोलेंस कभी भी हो सकता है, राइट? और हर एक बिजनेस में उतना रेजिलियंस या उतने मोट्स नहीं हो सकते, और कोई भी जो बिजनेस का मोट होता है वो परपीचुअल नहीं होता है, राइट? वो कुछ पीरियड के लिए होता है, और उस पीरियड में अगर वो कंपनी और या बिजनेस अपने आप को दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म कर पाता है, तो वो मोट उसको हेल्प करता है, मतलब फॉर दैट पीरियड। लेकिन अगर आप एक ही मोट के भरोसे बैठे रहते हो तो द कंपटीशन कम्स एंड किल्स इट, राइट? तो वो बिजनेसेस को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और इसीलिए मतलब वॉलेटिलिटी होती है। बट अगर हम जो टिपिकल बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पर, आई थिंक मिड कैप एक बहुत ही अच्छी असेट क्लास है। हालांकि हमारे बाजार में सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस, सेबी की कैटेगराइजेशन की वजह से सिर्फ 150 स्टॉक क्वालिफाई करते हैं, और उस 150 स्टॉक में जो कैपिटल चेज कर रहा है उसको, वो थोड़ा ज़्यादा है। एंड उसकी वजह से ये डिबेट अक्सर आती रहती है कि
दे आर ओवर वैल्यूड और उनको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप तीनों कैटेगरीज में देखें कि मिड स्मॉल और लार्ज में भी, अगर हम पिछले एक साल के देखें जहां पे हमने अर्निंग्स के बारे में काफी डिबेट करा है कि अर्निंग स्लो डाउन है, तो उसमें मिड कैप एज अ कैटेगरी आउटस्टैंड करता है। हालांकि इट्स नॉट जो आपको होना चाहिए जिस हिसाब से आप वैल्यूएशन दे रहे हो, बट अगर रिलेटिव बेसिस में और एब्सोल्यूट में देखो कि अगर स्मॉल कैप ने क्या अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई, लार्ज कैप ने क्या अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई और मिड कैप ने क्या अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई, तो मिड कैप ने बेटर अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो वो थोड़ा सा प्रीमियम है वो जस्टिफाई होता है। और बाजार थोड़ा सा रिलेटिव है, तो एब्सोल्यूट थ्योरीज नहीं चलती हैं। और कभी कभी हम वो एब्सोल्यूट में फंस जाते हैं, इसलिए हमें मिड कैप काफी एक्सपेंसिव दिखने लगता है। बट आई थिंक ओवरऑल जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है उस हिसाब से आई थिंक मिड कैप इज अ इम्पोर्टेंट कैटेगरी, हर एक किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक रीजनेबल अमाउंट उधर एलोकेट करना चाहिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई बिलीव कि ये आउट परफॉर्म करेगा टू अदर टू कैटेगरीज। ओके, ऑलराइट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द थीम ऑफ टुडे एंड हम एक म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो हाउ डू वी ट्रूली गेज कि एक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोस्ट इन्वेस्टर्स रिटर्न्स को देखते हैं एंड आई डू बिलीव कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स शायद पिछले 1-2 साल के रिटर्न्स ही देखते हैं, विच आई पर्सनली बिलीव इज़ नॉट राइट। आपको थोड़ा एक लॉन्गर ड्यूरेशन 5 साल 10 साल का देखना चाहिए हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स एटलीस्ट। सो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड आलोक जी कि एक म्यूचुअल फंड की, इक्विटी फंड की जो अच्छी परफॉर्मेंस को हम मानते हैं उसके लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए। रिटर्न्स ऑफ कोर्स, बट रिटर्न्स के अलावा और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? काफी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और ये किसी भी निवेशक के जहन में एज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन हमेशा रहता है। देखिए, रिटर्न जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम देखें ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट। और ये बहुत, और हम नॉर्मली इसकी बात इसलिए करते हैं बिकॉज सिंपलिस्टिक वे में अगर हम देखें तो जो भी आपका सीजनैलिटी एंगल है, जो भी आपका रिस्क एंगल है, जो भी आपके ड्रॉडाउन्स एंगल है, अपसाइड रेशियो, जिस भी तरीके से देखें अल्टीमेटली वो आपकी एनएवी में कैप्चर हो जाता है, राइट। तो जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसको देखते हैं तो ये सारे फैक्टर्स जो हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं किसी भी फंड का, वो एनएवी में कैप्चर हो जाता है। तो इसलिए हम एक, अगर सिंपलिस्टिक वे में बोले कि एक इन्वेस्टर, तो रिटर्न गिव्स यू दैट पर्सपेक्टिव, राइट। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि वी स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन डेली बेसिस, राइट। वी स्टार्ट अप्लाइंग इट कि भाई 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न, तो वो क्या होता है कि वो नॉर्मलाइज रिटर्न जो है वो नॉर्मलाइज करता है सारे रिस्क एंगल्स को, सारे रिवॉर्ड एंगल को, और वो आपको एक सिंपलिस्टिक पिक्चर देता है ऑन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट अगर आप छोटे पीरियड्स में देखते हैं तो वो डिस्टॉर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स जो है वो इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं करते, वो सिर्फ रिटर्न at every time period, because छोटे time period में portfolios and the markets can always have disruptions, they can always have displacements, influences, denials कि भाई अभी ये नहीं चल रहा है और the market is denying it, और कुछ दिनों बाद that start performing। तो रिटर्न अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, बट मैं हमेशा हर एक किसी से बोलता हूं कि आप अगर रिटर्न की बात कर रहे हो तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करो, राइट। बिकॉज वहां पर वो सब चीजों का समावेश है, राइट। बट अगर हम 3 महीना 6 महीना की बात कर रहे हैं तो आप फिर पोर्टफोलियो की बात करो, आप पोर्टफोलियो के ओनरशिप्स की बात करो, उसके क्वालिटी की बात करो, क्योंकि अगर आप
का एक क्वालिटी पोर्टफोलियो है और वो एक रीजनेबल आरओई जनरेट करता है, तो वो आपका आगे चल के स्टॉक परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। राइट। अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और उसके लिए कुछ टूल्स और थोड़ा विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, तो वो एक नॉर्मल निवेशक नहीं कर पाता उसको, तो वो थोड़ा सा फिर वो रिटर्न को ही पैरामीटर बना के आगे चलते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर आप नियर टर्म्स की वॉलेटिलिटी कभी कभी देखते हैं, दैट अलाउज देम टू टेक स्लाइटली डिस्टॉर्टेड that give a distorted vision, and जो वो actions लेते हैं वो हमेशा right actions नहीं होते हैं in terms of from the portfolio sustainability and compounding. You disturb the compounding part of it, क्योंकि एक पोर्टफोलियो भी नहीं चल रहा है शॉर्ट टर्म में, आपने उससे एग्जिट किया और दूसरे में गया, दूसरे मोस्ट लाइकली आप किधर जाओगे जो अच्छा कर रहा है, राइट। उसके बाद वो अच्छा करेगा नहीं करेगा वो मालूम नहीं है, राइट। और हो सकता है कि जिससे आपने एग्जिट किया वो राइट। तो जैसे हम इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बोलते हैं फोर्स्ड एरर्स, राइट। तो आपको फोर्स्ड एरर नहीं करने चाहिए, यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट विद इट। जो आप ये कर रहे हो ये फोर्स्ड एरर है, राइट। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है बट नॉट इन द नियर टर्म रिटर्न प्रोफाइल, लॉन्ग टर्म में ही देखना चाहिए। नियर टर्म में आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा और क्वालिटेटिव वे में देखना चाहिए rather than return perspective. But from an investor's perspective, I do believe कि इन्वेस्टर्स उतने टेक्निकलिटीज में शायद नहीं जाते हैं, क्योंकि आई डू बिलीव कि द रीज़न इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं इज बिकॉज कि उनको शायद उतना टेक्निकलिटी नहीं पता है और वो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि अ गुड फंड मैनेजर विल टेक केयर ऑफ माय मनी, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल, लेकिन उसके अलावा डू यू थिंक अल्फा, शार्प रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, डू यू थिंक ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं? क्योंकि पोर्टफोलियो शायद मैं एनालाइज ना कर पाऊँ, ठीक है, पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, आई डोंट नो कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं नहीं हैं, दैट्स माय फंड मैनेजर्स जॉब। लेकिन पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की हाउ फ्रीक्वेंटली एक पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है is definitely something an investor can understand, right? So do you think ये जो पैरामीटर्स हैं देखने चाहिए या do you think it's not required? नहीं, ये important parameters हैं and over the period of time they have proven that they मतलब आपको सेंस मिलता है पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, लेकिन इन चीजों को इन कंजंक्शन देखना होता है, इनको इन आइसोलेशन नहीं देखना होता है। जैसे आपने पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करी, नॉर्मली हम बोलते हैं कि हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर हाई portfolio turnover is generating extra alpha, so it is leading to outperformance, then it is okay, right? लेकिन अगर portfolio turnover high है और आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है, राइट, देन इट इज बैड, राइट। सो इन आइसोलेशन अगर आप देखेंगे अगर आप देखिए काफी लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, शार्प रेशियो की बात करते हैं, राइट, बट ये सबको आपको इन कंजंक्शन देखना होता है, राइट, और ऑल्सो नॉट इन आइसोलेशन। एंड थोड़ा सा पोर्टफोलियो की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट होता है, उस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। हालांकि जो वेल डिफाइंड कैटेगरीज हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप, ये वेल डिफाइंड है, राइट, और इसमें सबकी मैनेज करने का तरीका मोर और लेस सेम है। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर हर एक फंड मैनेजर का मैनेज करने का तरीका अलग अलग है। लाइक फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो काफी फ्लेक्सिबली मैनेज करते हैं, कुछ का स्टैटिक एलोकेशन है, किसी का लार्ज कैप बायस है, किसी का डाइवर्सिफाइड है, राइट। सिमिलरली मल्टी एसेट में अगर आप देखोगे तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, बैलेंस एडवांटेज में सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, राइट। तो वहां पर ये सारे जो टूल्स हैं इनको लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर पाना और उससे एक रियल आउटपुट लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हाँ, टू आंसर कि ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, और इनको जो मैंने बोला उन कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इन कंजंक्शन विद अदर देखना चाहिए। ओके,
All right. So just talking a little bit more about returns. अब जैसे मुझे लगता है कि obviously हर फंड का एक इन्वेस्टमेंट मैंडेट होता है that the fund should follow. लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार बेटर रिटर्न्स को जनरेट करने के चक्कर में शायद फंड्स जो हैं उस इन्वेस्टमेंट मैंडेट से डिविएट करते हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सही है, नहीं है? आई मीन व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Okay, so my take is very simple that जो आपका फंड का ऑब्जेक्टिव है, राइट, आई थिंक आपको उससे स्टिक ऑन रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा स्ट्रक्चर है हमारे म्यूचुअल फंड का, स्पेशली इन इंडिया, ये रिटेल ओरिएंटेड है, राइट. तो उसमें जो इन्वेस्टर है उसको ये सारा इसलिए किया गया है कि उसको आसानी रहे समझने में और उसको A वर्सेस बी वर्सेस सी के कंपैरिजन में आसानी रहे. तो जब हम इंटरनल्स काफी ज्यादा डिविएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो कंपैरिजन करने का वे है वो डिस्टॉर्ट होता है. सेकंड, मैंने इन्वेस्ट किया लार्ज कैप में विद एन ऑब्जेक्टिव कि मुझे लार्ज कैप एक्सपोजर मिले, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्योंकि वो मेरे एसेट एलोकेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो अपना एसेट एलोकेशन डिफाइन किया है वो एक रिस्क पैरामीटर के हिसाब से किया है, राइट. तो उस वजह से मैंने उधर एलोकेशन किया था क्योंकि वो मेरे रिस्क प्रोफाइल को सूट कर रहा था. अब अगर मैंने अंडरलाइन पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया हुआ है परफॉर्मेंस जनरेट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है मेरे को पॉजिटिव डिविएशन मिले इन द परफॉर्मेंस, बट मेरे रिस्क अंडरलाइन जो मेरा रिस्क प्रोफाइल को मैच करने के लिए जो पोर्टफोलियो मैंने कंस्ट्रक्ट किया था वो उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है. और कहीं ना कहीं लाइक वन साइडेड गेम तो होता नहीं है, राइट. सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट. तो ऑन अ बैड डेज द इन्वेस्टर्स गेट द शॉक कि यार मैंने तो बहुत ही कंजर्वेटिव फंड में इन्वेस्ट किया था, ये इतना कैसे हो गया, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, और इसी की वजह से वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड एंड डिफरेंट मैंडेट्स, एंड दैट्स व्हाई सेबी अलाउज यू टू हैव सो मेनी कैटेगरीज. अदरवाइज तो आप को दो चार कैटेगरी में ही संतुष्ट कर लेना चाहिए था. तो आई थिंक स्टिक ट्रू टू द मैंडेट एंड गिव द एक्सपोजर विच द इन्वेस्टर्स वांट. और उसके बाद हाँ, सीजनैलिटी कभी कभार होता है, एक फ्लेवर में नहीं है, एक फ्लेवर में है, किसी का ज़्यादा मैक्रो वाइज ज़्यादा फेवरेबल टाइम चल रहा है तो दे मे डू बेटर, but over a period of time that is what the investors and their advisors are supposed to decide. We as an as a manufacturer तो हमें मतलब true to label and right kind of exposure देना चाहिए. मेरा तो यही मत है. Okay. So now let me ask you this very important question, and ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि आज के टाइम में इतने सारे नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, राइट, एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन दीज फंड्स. तो मान लीजिए, वी नॉट टॉकिंग अबाउट एन NFO, बट एक मान लीजिए एक नया फंड है जिसका शायद 1 साल का ही परफॉर्मेंस अवेलेबल है, राइट. तो रिटर्न को हम देख ही नहीं सकते हैं उस फंड में बिकॉज सिर्फ उतना हिस्ट्री नहीं है उस फंड का फॉर अस टू सी द रिटर्न्स. तो इन दैट केस हमें उस फंड की परफॉर्मेंस को कैसे गेज करना चाहिए? कोई नया फंड है, उसकी परफॉर्मेंस को हमें कैसे गेज करना चाहिए? काफी अच्छा सवाल है और ये काफी डिफिकल्ट सवाल भी है. क्योंकि देखिए, टिपिकली हम फंड्स को हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही गेज करते आए हैं और वो सबको समझ में आता है. लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल से देखें कि और जैसा मैं देखता हूँ अपने पोर्टफोलियोज में, पोर्टफोलियो ROEs प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, राइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो किसी भी बिजनेस
का ROEs resonates with their share prices, right, जी over the medium to long term, right? One way of easier way of look at it कि अगर मैं portfolio की ROEs देखूं और compare करूं उसके benchmark से, it will give me a sense whether portfolio किधर है, and if I overlay with the portfolio piece, it will give me a sense, where the portfolio is placed. तो फैक्ट शीट में क्या पैरामीटर होगा जो मैं देखूंगी? तो फैक्ट शीट में देखिए, अब हर एक, अगर टिपिकली अगर आप फैक्ट शीट में देख पाएं तो टिपिकली पीपल डोंट पब्लिश ROEs एग्जैक्टली। एंड PEs. तो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली अगर आप देखो कि फैक्ट शीट से, बिकॉज सारे लोग फैक्ट शीट में पूरा, लाइक आई मे होल्ड 100 स्टॉक से फॉर एग्जांपल, तो 100 स्टॉक्स पूरे पब्लिश भी नहीं होते काफी जी सारी फैक्ट शीट्स में, राइट? तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें जो टूल्स है ना, लाइक काफी टूल्स अवेलेबल हैं और काफी टूल्स फ्रीली अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स को और काफी सारे यूज करते हैं. आई थिंक फैक्ट शीट, मतलब जो प्रिंटेड फैक्ट शीट है, वो मतलब उससे ज्यादा अगर आप जो एप्लीकेशंस हैं और काफी मतलब एवरी पोर्टफोलियो, अगर आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो पूरा पोर्टफोलियो पब्लिश होता है, वहां पे ये अब्रिज्ड वर्जन या नहीं होता. तो आई थिंक उसके बेसिस पे थोड़ा सा असेसमेंट किया जाना चाहिए. खाली फैक्ट शीट के बेसिस पे नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब आप कैसे, बिकॉज उसमें फिर आप एक क्वालिटेटिव कॉल लेते हो बेस्ड ऑन a particular fund and its perception about it, or and a particular fund manager who is managing about. So you are taking a qualitative call, and I don't think कि investing world में qualitative call का परसेंटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो टिपिकली मेरे हिसाब से जो जब नया फंड हो तो उसमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसा है, उसके ऊपर काफी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से. बट यस, अनफॉर्चुनेटली यू कैन से नॉट एवरीवन कैन डू इट, बट देन दैट्स हाउ इट इज. बिकॉज देखिए ऐसा होता है कि जब आप नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो ना, से फॉर एग्जाम्पल जब हमने मिड कैप का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया अभी रिसेंटली, तो हमारे पास कोई लेगेसी पोर्शन नहीं है पोर्टफोलियो, राइट? व्हेन आई से लेगेसी, क्या होता है कि जैसे आपने कुछ एलोकेशन किया, जो एलोकेशन अच्छा नहीं परफॉर्म किया, लेकिन आप बिलीव करते हो कि ये अच्छा चलेगा, बट दैट इज ड्रैगिंग एंड यू कंटिन्यू टू डू दैट, राइट? या फिर आपने कुछ लिया था, वो बहुत अच्छा किया, राइट? और आपको लगता है जी ठीक है, पैसे बने हुए हैं तो अभी रहने दो, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया या थोड़ा प्रॉफिट बुक किया. तो ये दोनों पोर्शंस जो होते हैं वो टिपिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. तो जब आप नया पोर्टफोलियो बना रहे होते हो तो टिपिकली आप इन दोनों जगहों से बाहर होते हो. आप जो यहाँ से अच्छा करेगा आपके विजडम के हिसाब से, आप उधर ध्यान देते हो. तो टिपिकली अगर आप देखोगे ना, तो जब बाजार, एंड दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग एनेक्डोट्स, कि जब बाजार साइडवेज मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, तब नए पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मोस्ट ऑफ देम, राइट? जब बाजार ट्रेंडिंग होते हैं ना, बोथ वेज, जब अगर डाउनवर्ड स्पाइरल है तो नया पोर्टफोलियो टिपिकली आप कंजर्वेटिव ब्लेंड से एनीवेज बनाते हो. अगर अपवर्ड ट्रेंड कर रहा होता है बाजार, तो नया पोर्टफोलियो हैज ऑल द मनी टू बाय what is more relevant. As I said कि आपके पोर्टफोलियो में लेगेसी इश्यूज नहीं है, राइट? बट जैसे अभी का ये साइडवेज मूवमेंट है, राइट, कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस टाइम पे हो सकता है आपको लगे कि यार क्यों लेना चाहिए नया पोर्टफोलियो. बट आई थिंक इट हैज अ स्पेस एंड पीपल शुड लुक एट इट. डिपेंड्स कि आपके पोर्टफोलियो में कितना गैप है. जैसे मतलब मैंने मिड कैप लॉन्च किया, अब आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी मिड कैप एक्सपोज्ड है डिसेंटली, तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए. लेकिन अगर आप
इंक्रीमेंटल पैसा डिप्लॉय कर रहे हो या नया पोर्टफोलियो बना रहे हो, उसमें आई थिंक वन कैन लुक इट दैट वे। ओके, सो लाइक व्हाट आई वुड डू, अगर मुझे एक नया फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड डेफिनेटली लुक एट द फंड मैनेजर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, एज यू राइटली सेड, इज आई वुड लुक एट द फंड मैनेजर हिस्ट्री, एंड ये देखूंगी कि उन्होंने पहले जो फंड्स मैनेज किए हैं वो कैसा कर रहे हैं, बिकॉज इट एटलीस्ट गिव्स योर पर्सपेक्टिव कि फंड मैनेजर कैसे हैं, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड देन आई ऑल्सो लुक एट ट्रू टू लेबल फंड्स, जैसे अगर मिड कैप है, मैंडेट तो बोलता है 65% मिड कैप में एक्सपोजर होना चाहिए, बट आई वुड लाइक कि वो एटलीस्ट 70-80% एक्सपोजर हो, कि मुझे अच्छा मिड कैप का एलोकेशन मिल रहा है। लुक एट दैट। आई लुक एट कि पोर्टफोलियो कितना चेंज हुआ है। मान लीजिए 1 साल पुराना फंड है, तो उसमें क्या पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है? डज इट होल्ड दोज नाइस गुड लेगेसी स्टॉक्स? एटलीस्ट 15-20%, 30% एक्सपोजर क्या उन अच्छे स्टॉक्स में है जिनको मैं जानती हूँ, जिनके बारे में मैंने सुना हुआ है, राइट? आई डू बिलीव कि एक पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स जिसका मैं नाम ही नहीं सुना है, तो आई वुड गेट अ लिटिल वरिड, दैट्स माय। नहीं, मोर देन दैट आई विल पुट इट दिस वे, जो आपने बोला, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, कि मैंने आज पोर्टफोलियो बनाया है, राइट, और मेरी जितनी भी समझ थी और जितनी भी विजडम थी, उस हिसाब से मैंने बेस्ट स्टॉक्स चूज करे, करेक्ट, राइट। और उसके बाद भी अगर मेरा पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो मुझे फंड मैनेजर को कॉन्फिडेंस नहीं देता है, कि विच मींस द फंड मैनेजर इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज और हर कॉल्स। दैट्स हाँ, एग्जैक्टली। तो वो मतलब जो हम टिपिकल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं हर एक इन्वेस्टर से, तो फंड मैनेजर खुद ही एग्जिबिट नहीं कर रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट टू, एंड प्रोबेबली वन ऑफ द वे टू लुक एट इट, कि बट हाँ, थोड़ा सा मतलब ये confusing है, but and that's why many people also stay away from new funds. But I think मेरे हिसाब से जो मैंने बोला कि आउट ऑफ ऑल, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए कि जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसमें ऐसे किसी फंड की स्पेस है कि नहीं है, राइट। अगर आप फुली एक्सपोज्ड हो, तो फिर नए से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एनएवी है, यू आर मार्क टू मार्केट एवरी डे, सो इट डज नॉट मैटर, राइट, वेदर 200 रुपए की एनएवी है या 10 रुपए की एनएवी है, दैट डज नॉट मैटर। बट हाँ, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड एंड ऑल दैट, आई थिंक दोज प्लेज अ रोल, बट looking at the portfolio the way it has been constructed, and also typically जब हम NFOs करते हैं, तो basically there is a lot of marketing material which gives a sense कि आप किस डायरेक्शन में देखना चाहते हो इस फंड को। आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ गुड क्लू फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट। All right. So now let me ask you another very interesting question, and I think हमारे सारे viewers को they would like to know about this. आजकल इतना हम AI के बारे में डिस्कस करते हैं, and we speak so much about आगे जाके दुनिया में शायद AI is going to be very prevalent in every industry, right? Of course, it will have its own impact. तो मैं ये जानना चाहूँगी कि AI का रोल हमारी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या रहेगा? From a fund management perspective, do you think कि अगले साल, we are the fag end of the year, or we are at the beginning of 2026, तो आप ये बताइए आलोक जी कि इस साल क्या हम देखेंगे फंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, काफ़ी फंड मैनेजर्स AI यूज़ कर रहे हैं इन देयर डिसीजन मेकिंग, और एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखिए, क्या इन्वेस्टर्स AI यूज़ कर सकते हैं टू सेलेक्ट गुड एक्विटी फंड्स? तो अगर मैंने मान लीजिए XYZ AI टूल पे डाला, गिव मी द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, क्या मुझे फंड पता चल जाएंगे, एंड दोज आर द वंस आई शुड बी इन्वेस्टिंग इन? सो प्लीज टेल अस। सो देखिए, सबसे पहले तो जो एनी AI टूल्स, राइट, और रादर AI कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ जो है, वो काफी कुछ डेटा डिपेंडेंट है, राइट। जो डेटा फीड करता है उसमें, उसके बेसिस पे आउटकम आपको आते हैं। भले ही वो प्रिडिक्टिव AI, मतलब जहाँ पे अब लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, तो प्रिडिक्टिव AI के लिए भी द हिस्टोरिकल डेटा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, राइट। AI is a
रियलिटी एंड एन इनोवेशन, राइट? तो ये हम सबकी लाइफ्स में सीप इन करेगा, राइट? चाहे वो फंड मैनेजर हो, फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीप इन करेगा। लेकिन ये मानना कि मेरा सारा डिसीजन मेकिंग उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, आई थिंक ये थोड़ा सा अपवाद कहूंगा इसको, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो एआई टूल्स हैं ये आपको एड कर सकते हैं या decision enablers लेने के लिए। as we call them. They are enablers. They cannot be a decision maker. They can be some amount of decision making जहां पर the data series is very matured. तो वहां पे क्या है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लार्ज कैप स्पेस को देखोगे ना, तो हो सकता है आगे चल के एज टूल्स मैच्योर दे मे गिव यू वेरी फैंटास्टिक आउटकम्स, राइट? क्योंकि वहां पर ना मैच्योर्ड चीजें हैं, डिस्कवर्ड है, डेटा ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, मतलब, और जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रोथ रेजोनेट्स विद द जीडीपी ग्रोथ रेट, तो ऐसा कोई तोड़फोड़ ग्रोथ रेट, मतलब काफी कुछ सुलझी हुई चीजें हैं, राइट? तो उसमें टाइमिंग फैक्टर ये सब तो वो वहां पे हो सकता है। तो बट जहां पर डेटा चेंज हो रहा है काफी, राइट, वहां पर they can only be told. Now, for India, if you look at, we are growing nation and we are just, we still have a long way to go to become a developed nation, right? तो इसका मतलब जो हमारा डेटा सीरीज है ना, वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, राइट? और आगे चल के भी मतलब वो काफी उसमें एडिशन काफी फास्ट चेंजेस होगा। जो हमारे आज के लार्ज कैप्स हैं, हो सकता है वो कल को मिड कैप की तरह ट्रेड करें, बिकॉज काफी they have matured as an industry, but they just need to be displaced. तो मेरे हिसाब से from Indian context, we have a great opportunity because entire AI works well on the digital ecosystem, right? A strong digital ecosystem is needed for the AI to work well, right? And India in many places is at the forefront of it, right? And the more the digital data we have, we can make use of it in terms of various things. And the fund management industry will also use it. Some of them are already using in form of chat GPTs and, but those are very, very basic right now. But as the technology propagates, because see, we are not innovator of this, right? And the innovators in the initial days keep the things very guarded. So as what the US is saying, I'll not give you this, I will not give you that, because they want to keep it guarded. But after some time, then the technology gets socialized, and as the technology becomes socialized, the more use cases come out of it. So I think, and as India, are we prepared for that? Yes, we are, because our entire at least financial market ecosystem in terms of the digitalization is quite high, right? All our banks sit on digital, all our data sits on our NSE, BSE gives a lot of data. Our our trading systems are quite efficient, so we sit on lot of data which can be exploited by AI. I think we will, but to say into 2026 we will start using it, I think it's a bit early. But yes, maybe 5 years down the line, if we are talking, maybe we will be using much more of AI and a tool driven thing than what we are today. That's how I look at it. I personally believe शायद 2026 में हम AI का यूजेज डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखेंगे, फंड मैनेजमेंट में भी एंड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी। मुझे बहुत आई गेट दिस एंड आई एम रीडिंग सो मच अबाउट इट। मुझे लगता है कि AI विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग in next 1 or 2 years only. Yeah. Okay. Anyway, so let me ask you this other interesting question. And okay, so let me ask you this another interesting question, and this is going to be around consumption space. अभी अगर हम देखें तो what is your opinion about consumption as a theme? क्योंकि अभी हमने देखा है कि US टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी they become much better for Indian products. तो do you think कि
इंडियन इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी इसकी वजह से? एंड क्या डू यू रियली थिंक कि कंजम्पशन स्पेस बेटर होगा इन 2026? हमने इस साल कंजम्पशन के बारे में बहुत बात करी है, ऑल थैंक्स टू द टैक्स चेंजेस दैट वी सॉ इन द बजट इन 2025, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2026 में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन? सर्टेनली, बिकॉज अगर आप ऐसे देखिए कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग, राइट? और जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, राइट, the financial well-being of the people associated with that, and which includes the corporates, individual, everyone, सबका financial well-being improve होता है. और जैसे ही वो improve होता है तो which we look at in terms of per capita GDP for an individual, तो per capita GDP में initial, like we always talk of $2,000, $2,500. why we talk of that? because जब वो 2-2,500 होता है तो उसमें food as a component काफ़ी ज़्यादा होता है, right? So there is very little left after food. Now as a human you will only eat that much of food, so even if you are earning 1 crore per month, suddenly your appetite does not go up, your nutrition value may go up. So as the per capita GDP increases, तो आपका जो food as a consumption comes down, and then the discretionary parts keep on increasing, right? Now as India is moving towards 3,000 and maybe times to come $4,000-5,000 per capita GDP, जो फूड है वो रिस्ट्रिक्ट रहता है कुछ, मेरे हिसाब से कुछ $1,000-1,500 के आसपास, राइट? जो आज भी है और कल भी रहेगा. तो फिर अगर आप देखो तो बिटवीन 2,500 जहाँ पे आपके पास लगभग शायद $1,000 थे स्पेंड करने के लिए डिस्क्रिशनरी में, जिसमें सारा डिस्क्रिशनरी स्पेंड आता है, वर्सेस अगर आप 3-4 पे पहुंचते हो तो सडनली वो जो बजट था वो आपका डबल ट्रिपल होता है, right? And that is what leads to the consumption boom, right? Obviously this recent rationalization has created the budget. On the other side, you have reduced the cost, right? And that is what is happening, and that was important because of the global uncertainties and the global growth rates being struggling. But अगर हम यहाँ से आगे देखते हैं तो as we move ahead and the globe also is stabilizing slowly, so everywhere globally the growth rates are expected to be better than what 2025 में थी, right? तो 26 में globally everywhere the growth rates are expected to be better. अगर वो वैसे ही मूव करती हैं आगे चल के तो आपकी इकोनॉमी में भी द प्रॉस्पेरिटी कम्स, एंड देन दिस कंजम्पशन एक्चुअली एंड दिस दैट आल्सो व्हेन वी टॉक ऑफ कंजम्पशन इज अ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इज स्टिल इज अ डिकेडल थिंग व्हिच इज देयर. ऑब्वियसली इट विल नॉट अनफोल्ड कि 1 साल में 6 महीने में. इट्स अ वेरी बिग थीम, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू बी देयर. द शेप्स एंड द न्यू ingredients will keep on coming in. Yeah. Right, but I think it's a very, very important thing, and it resonates with the fact that from $4 trillion we will move to $8-10 trillion economy. I think most of this will contribute to discretionary spend and consumption, so to say. Okay. Fair enough. So आलोक जी, मेरा जो अगला सवाल है दैट इज़ अराउंड SIPs, एंड आई डू बिलीव कि एज एन इंडस्ट्री हमने बहुत कुछ किया है लोगों को SIP के बारे में समझाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि SIP क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कितने साल रखना चाहिए. लेकिन फिर भी एज पर एम्फी डेटा SIP स्टॉपेज रेशियो हैज सर्ज्ड अबाउट 75%. करीब 60 लाख नई SIP अकाउंट्स खुले थे इन अक्टूबर, लेकिन 45 लाख वर पॉज्ड और डिसकंटिन्यूड. तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों है, SIP क्यों पॉज हो रही हैं, डिसकंटिन्यू हो रही हैं, एंड ऑल्सो प्लीज हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म में अगर हम SIP को अभी रोकते हैं तो उसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में क्या इम्पैक्ट होता है. सो देखिए, एज अ इंडस्ट्री हम सब ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करने के लिए, एंड SIP आज की डेट में सबको पता है कि देयर इज़ अ
way of investing, which is called SIP. With the help of technology and lot of ease of doing things, आप SIP अपने आप भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो क्या हो रहा है कि अवेयरनेस और ईज की वजह से काफी लोग अपने आप SIP स्टार्ट करते हैं, राइट? और मेरा ये मानना है कि वो टिपिकली नॉट एवरीवन हैज एन अंडरस्टैंडिंग and a very clear objective of starting. As a result, जो जब भी थोड़ा वॉलेटिलिटी होती है बाजार में, तो वो कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब करती है, राइट? तो मैं इनको बोलता हूँ ये बेसिकली दे आर ऑर्फन इन्वेस्टर्स. दे डोंट हैव मतलब शोल्डर टू आस्क कि भाई क्या हो रहा है. और कभी कभी समटाइम इट इज हाईली स्पेकुलेटिव, समटाइम इट इज विद द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो आपने सही जगह पे एलोकेशन नहीं किया होता है अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. तो जैसे ही वॉलेटिलिटी हिट करती है तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हो, और टिपिकली आपके जो stoppage of SIP increases, and I think if I'm not wrong, the industry data suggests that the stoppage is higher in the SIPs which have come through direct mode. Right? So at least हमारे यहाँ पे ये डेटा है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस हो गई है, काफी ईज हो गया है. लेकिन ये जो खाली इन्वेस्ट करना से एक स्टेप ऊपर उठ के हमें ये बताना कि भाई ऑब्जेक्टिव बेस्ड और थोड़ा सा you cannot be doing it for 1 month and 3 months and all. आपको लॉन्ग टर्म आई थिंक वो हमको कलेक्टिवली अचीव करना है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो रेजिलियंस आएगा इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग द वॉलेटिलिटी, आई थिंक दैट विल हेल्प इन दिस डेटा. बट नेवरदलेस आप ऐसे देखिए कि वाइल देर आर लुक डेटा की हम कुछ स्टॉपेजेस हो रहे हैं, बट देर आर ऑल्सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, राइट, विच पीपल हैव. तो आई थिंक वी आर इन दैट फेज वेयर दीज थिंग्स विल हैपन. But to answer you in one line, I think it is more of what to expect from SIP is what is leading to cancellation, which people don't have very high clarity, especially in the new investors. Okay, all right, okay. So ये सवाल जो है हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है, आप हमारे नेक्स्ट स्पीकर से पूछने के लिए. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि एक इक्विटी फंड से हमें क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, राइट? एज एन इन्वेस्टर मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए एक इक्विटी फंड से? ओके, सो आप ऐसे देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट होता है एक किसी भी स्कीम में, वो टिपिकली आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, और बिजनेसेस एक इकोनॉमी में ऑपरेट करते हैं. लाइक इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडियन बिजनेसेस, तो जो इंडियन इकोनॉमी बिहेव कर रही है कलेक्टिवली, दैट्स द आउटपुट, राइट? अब उसमें अगर मान लीजिए मेरी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, तो मेरे बिजनेसेस उसी के आसपास ग्रो करेंगे. नॉर्मल आई एम टॉकिंग. जो अच्छा नहीं कर रहा होगा वो हो सकता है 7 पे ग्रो करेगा, जो अच्छा कर रहा होगा अगर मैं मतलब इकोनॉमी 8 पे ग्रो कर रही है, तो जो अच्छा नहीं कर रहा होगा वो 5 पे होगा, जो अच्छा कर रहा होगा वो 11-12 पे होगा, राइट? तो अगर मेरा फंड मैनेजर जो है उसने सही सिलेक्शन किया है और उसके पास 11-12 वाले ज्यादा बिजनेसेस हैं, एंड दैट गिव्स अ डायरेक्शन. सो ऑन अ नॉमिनल GDP बेसिस प्लस a few percentage point, that's what on average the market generates returns, right? तो अगर आप जैसे पिछले 20 साल का देखेंगे, तो हमारा नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट कुछ 12-13% का रहा है, हमारा इंडेक्स रिटर्न कुछ 14-15% के रहा है. तो बेसिकली जो that formula can still be extended, right? तो अगर एवरेज रिटर्न 15% है, आपके फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है, तो वो उसमें 4-5% ऐड कर देगा. अगर अच्छा नहीं किया है तो उसमें से 4-5% घटा देगा. सो बेसिकली अगर आप देखो तो इफ आई से दैट हमारी इकोनॉमी में नॉमिनल GDP जो आज की अगर हम देखें तो 10-11% के शायद वो
11-12% हम मान सकते हैं आगे चल के, तो उस हिसाब से हमको 14-15% काइंड ऑफ रिटर्न आना चाहिए. एंड वट एवर द फंड स्टाइल एंड दैट कैन बी एडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग, दैट इज हाउ वन कैन लुक एट इट. इन द लॉन्ग टर्म एवरेजेस सजेस्ट दैट काइंड ऑफ आउटकम. Okay, so basically nominal GDP plus 2 or 3% would be a good return to expect from your equity investment. Yeah, I think that's a very realistic thing, and obviously individual funds and individual fund managers may do a better job, but on a aggregate basis, I think that's a very, very fair thing to assume. Sure. All right. So just one last question before we end the podcast. आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो प्लीज़ टेल अस आलोक जी कि आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं, आपने क्या गलतियां करी हैं एज एन इन्वेस्टर, एंड उन गलतियों से आपने क्या सीखा है दैट यू वुड लाइक टू पास ऑन टू आवर व्यूअर्स. सबसे बड़ा जो मेरी सीख है वो ये है कि मार्केट्स में ना पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और ये इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि मार्केट्स ना खुद बहुत इम्पेशेंट है. मार्केट्स ट्राई टू डिस्काउंट द न्यूज़ द वेरी सेम डे, राइट. जिस दिन कुछ खराब न्यूज़ आएगी उसी दिन लोअर सर्किट एंड दिस थिंग. बट एट द सेम टाइम एज एन इन्वेस्टर you have to be contra to that, and you have to be patient, and the patience is where you end up holding multi-baggers, where you let it compound, provided you think that you're owning the right business. I think that is my biggest learning, and every time you disturb that, you either jump out too early or you disturb the compounding thing. I think that is my biggest learning is, and as a practitioner, I try to still try. It is very human to not get emotionally influenced. So it's a very, very tricky thing, but I think that's what I think is most important. In terms of mistakes, I think every business goes through a cycle, right? Okay. Most of the time, I think you lose money when you are not able to judge which cycle the business is, right? And accordingly you put your weights, because and I think those are every time I have lost money is when I have been able to misjudge the stage of the business which it is, from including various factors. I think at the end, but that's an art, so to say. It has very little to do with science. Sure. Okay. Cool. Sure. Thank you so much, Alok ji. I think it was wonderful having this conversation. I think बहुत सारे learning points थे throughout this conversation, and I do believe कि at least हमारे investors को, हमारे viewers को ये पता चला होगा कि एक अच्छे fund की performance को हमें कैसे gauge करना चाहिए. I think we had a pretty long discussion around it. So thank you so much for your time, and we'll probably get you back again very soon. But thank you so much. Thank you very much. Thank you for inviting me. No problem. मिड कैप कंपनीज में जो मोट होते हैं, बिजनेस मोट होते हैं, वो परपेचुअल नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ समय के लिए रहते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है वॉलेटिलिटी होती है. अब मिड कैप कंपनीज ने जो है दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल, ऑल थैंक्स टू द अर्निंग्स ग्रोथ. तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक डिसेंट मिड कैप एलोकेशन हो सकता है, और ये जो फंड्स हैं ये लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स को की परफॉर्मेंस को बीट कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर आलोक से पूछा कि अगर हमें एक इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस को गेज करना है कि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए. तो मिस्टर आलोक सेज कि जो रिटर्न्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, लेकिन जो आप रिटर्न्स देखते हैं वो मीडियम या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होने चाहिए. बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीने के रिटर्न्स देखते हैं, जो आपको सही पिक्चर नहीं देता है. किसी भी इक्विटी फंड में शॉर्ट टर्म में अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे, तो आइडियली आपको मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के ही रिटर्न्स देखने चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि अगर आप इक्विटी फंड्स को स्विच करते
पे रहेंगे तो आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो ही सेज कि आपको अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ पेशेंट रहना चाहिए एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। फिर हमने मिस्टर आलोक से ये डिस्कस किया अबाउट इक्विटी फंड्स जो अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट से डिविएट करते हैं टू जनरेट रिटर्न्स। एंड मिस्टर आलोक सेज कि आइडियली एक फंड को जो है अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से डिविएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जो है कंपैरिजन के लिए और उस फंड की परफॉर्मेंस को डिटरमिन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ही सेज कि एक इन्वेस्टर एक फंड में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपनी असेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल, इन सब चीजों के हिसाब से एक फंड में इन्वेस्ट करता है एंड विच इज वाई एक फंड को जो है अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट को आइडियली फॉलो करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर आलोक के साथ ये डिस्कस किया कि अगर एक रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है तब हमें उसकी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना चाहिए। ही सेज कि आइडियली अगर कोई पुराना फंड है तो हम उसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हैं। तो अगर एक रिसेंटली लॉन्च्ड फंड है तो आइडियली सबसे पहले आपको उसका ROE विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, PE रेशियो विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो देखना चाहिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट भी देखना चाहिए विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही सेज कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि जिस रिसेंटली लॉन्च फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, आपकी रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन के साथ मैच करता है या नहीं। फिर आप फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखिए, लुक एट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम एंड वेदर इट्स मैचिंग विद योर ओन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। एसेट एलोकेशन जरूर देखिए कि क्या जो फंड ने एसेट एलोकेशन किया है दैट मैचेस विद योर रिक्वायरमेंट। एंड ही आल्सो सेज कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी देखना चाहिए। फिर हमने मिस्टर आलोक से AI के रोल के बारे में डिस्कस किया एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन म्यूचुअल फंड डिसीजन मेकिंग इन टाइम्स टू कम। तो मिस्टर आलोक सेज कि AI जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द डेटा विच इज फेड टू देम। अब जितना ज्यादा आप डेटा AI को फीड करेंगे उसके हिसाब से आपको आउटकम्स मिलेंगे। ही सेज AI वुड ओनली बी एन एनेबलर, ये प्राइमरी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ही ऑल्सो सेज कि आगे जाके जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा इसका इम्पैक्ट बेटर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होगा AI विल स्टिल कंटिन्यू टू बी जस्ट रियली अ टूल। ही सेज कि AI जो है अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस में है और इसका एक्चुअल रोल फिगर आउट करना कि आगे जाके इसका क्या रोल होने वाला है वो अभी के टाइम में बोलना बहुत मुश्किल है। फिर हमने मिस्टर आलोक के साथ डिस्कस किया कि SIP स्टॉपेज रेशियो है जो है वो काफी बढ़ रहा है, तो व्हाट वुड ही से अबाउट दिस। तो मिस्टर आलोक सेज कि देखा जाए तो SIPs आजकल बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं जो ऑनलाइन SIP शुरू कर देते हैं क्योंकि इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम, और फिर जो है अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है या अगर मार्केट में थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है वो SIP को रोक देते हैं। नाउ दिस इज बिकॉज ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शायद SIP का बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म नहीं समझते हैं, और शायद वो नहीं समझते कि इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो जनरली जो SIP स्टॉपेज रेशियो देखा गया है वो नए इन्वेस्टर्स में ही देखा गया है। फिर अंत में हमने मिस्टर आलोक से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग, एंड मिस्टर आलोक सेज कि पेशेंस एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आई थिंक दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ आवर स्पीकर्स वुड टेल यू, बट ही आल्सो सेज कि हमें जो है मार्केट नॉइज की तरफ एक कॉन्ट्रा अप्रोच लेनी चाहिए, विच बेसिकली मीन्स कि हमें जो है मार्केट नॉइज से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने सही कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो हमें उनके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहना चाहिए। And as long as you have the patience, you will do well in your equity investment. So that was about it in this particular episode. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.